देखिए बात करते हैं अधिशोषण सिद्धांत। अधिशोषण सिद्धांत क्या है? अधिशोषण सिद्धांत जो दिया गया वो उत्प्रेरकों के निष्कर्षण के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? उत्प्रेरकों के निष्कर्षण के लिए। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो अभिक्रिया का वेग है या अभिक्रिया की गति है वो कैसे बढ़ती है। तो अधिशोषण का सिद्धांत दिया था फैराडे ने। किसने दिया था? फैराडे ने। और कब दिया था? 1833 में। कब दिया था? 1833 में। तो अधिशोषण सिद्धांत क्या है? फैराडे के अनुसार अधिशोषण सिद्धांत क्या है? अधिशोषण सिद्धांत होता है जब किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक ठोस हो। क्या हो? जब किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक ठोस हो तो उस ठोस उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक के जो अणु होते हैं वो एक सतह के रूप में उसकी परत पर जमा हो जाते हैं, या ये कहें कि ठोस उत्प्रेरक की सतह पर एक परत के रूप में जमा हो जाते हैं। अब भाई मान लीजिए एक हमारा ये रिएक्शन क्या होती है, ये पार्ट होता है अभिकारक और यहाँ होता है उत्प्रेरक और ये होता है उत्पाद। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर जो उत्प्रेरक है वो कैसा है? ठोस है। तो पहला काम क्या होगा? जो ठोस उत्प्रेरक है वो अभिकारक के सभी अणुओं को अपनी सतह पर एक परत के रूप में जमा कर लेगा। और जैसे ही अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर जमा हो जाएंगे तो अभिकारक के अणुओं की सांद्रता बढ़ जाएगी। अभिकारक के अणुओं की सांद्रता बढ़ जाएगी। कैसे भाई? एक तो अभिकारक के अणु, दूसरे किसके अणु मिल जाएंगे? उत्प्रेरक के अणु मिल जाएंगे। और जैसे ही अभिकारक के अणुओं की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की जो गति होती है वो समानुपाती होती है अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के। तो कह सकते हैं कि अभिक्रिया की जो गति होती है वो समानुपाती होती है अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के। यानी जब कोई भी किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक ठोस होगा तो ठोस उत्प्रेरक अपनी सतह पर अभिकारक के अणुओं की परत जमा कर लेगा। अब वहां क्या मिलेगा? अभिकारक प्लस उत्प्रेरक, दो प्रकार के अणु मिल गए। और जब अणुओं का सांद्रता बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। यही क्या कहलाता है? अधिशोषण सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिशोषण सिद्धांत। देखिए बात करते हैं, आगे आता है हमारा टॉपिक कोलॉइडी अवस्था। देखिए चैप्टर जब शुरू हुआ था तो हमने आपको 3 टॉपिक कराए थे कि हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक तो था अधिशोषण, एक था उत्प्रेरण और तीसरा था कोलॉइड। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम आपको 2 पहले खत्म हो चुके। अधिशोषण हमारा समाप्त हो चुका, उत्प्रेरण हो गया और लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा कोलॉइड। ये इन दोनों टॉपिक्स की अपेक्षा थोड़ा लंबा भी है। तो जो कोलॉइड है, कोलॉइड अवस्था क्या है? अवस्था हमने आपको पदार्थ की पहले जो अवस्थाएं बताई हैं, 5 अवस्थाएं बताई थी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोल्ट्जमैन। उन्हीं का एक मिश्रण अवस्था क्या है? कोलॉइड। ये भौतिक गुण नहीं हो सकता इसका, इसलिए हम इसको भौतिक अवस्था में शामिल नहीं करते हैं। इसके कोलॉइड अवस्था के लिए एक वैज्ञानिक थे थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने 1861 ईस्वी में कुछ ऐसे पदार्थों को देखा, यानी वो उस समय एक जंतु झिल्ली के माध्यम से कुछ पदार्थों का अध्ययन कर रहे थे।
तो वहाँ उन्होंने देखा कुछ पदार्थ तो ऐसे थे जो झिल्ली से आर पार निकल रहे थे और कुछ पदार्थ ऐसे थे जो वहाँ से नहीं निकल पा रहे थे। उसी का उन्होंने अध्ययन करने के बाद बताया कि जो पदार्थ होते हैं वो जंतु झिल्ली या विसरण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए थॉमस ग्राम ने 1861 ईस्वी में विसरण का अध्ययन करने के बाद बताया कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला पार्ट बताया क्रिस्टलाभ। क्रिस्टलाभ क्या होते हैं? यानी वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली के द्वारा गमन कर जाते हैं या विसरित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाभ कहते हैं। और जो क्रिस्टलाभ होता है, इसके मैं एग्जाम्पल दूं तो जैसे शर्करा, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, इन सभी के जो विलयन होते हैं वो किसी भी झिल्ली से आसानी से गमन कर जाते हैं। उनमें जो शर्करा क्या है भाई, हम पानी में चीनी घोल दें तो कितने भी पतले से पतले झिल्ली होगी उसमें होके भी वो पार हो जाएगा। पानी में नमक घोल दें वो भी उससे क्रॉस हो जाएगा। पानी में यूरिया घोल दें वो भी उससे क्रॉस हो जाएगा। यानी यूरिया, शर्करा, सोडियम क्लोराइड और अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं ऐसे, उनका यदि कोई विलयन बनाया जाए तो वह विलयन आसानी से किसी भी जंतु झिल्ली के द्वारा एक इस तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है। और ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? हम क्रिस्टलाभ कहते हैं। इसी के आगे नेक्स्ट नंबर आता है कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स क्या होते हैं? वे पदार्थ जंतु झिल्ली से गमन नहीं कर पाते हैं। वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से गमन नहीं कर पाते हैं, जंतु झिल्ली से गमन नहीं कर पाते, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? कॉलॉइड्स कहा जाता है। और कॉलॉइड्स का यदि हम एग्जाम्पल दें तो गोंद, जिलेटिन, ये सभी क्या हैं? कॉलॉइड्स हैं। भाई हम देखो, हमने जंतु झिल्ली तो नहीं देखी, पर मैं एक आपको एग्जाम्पल दूं। आपके घर में चाय तो बनती होगी, तो चाय बनती है तो हम उसके लिए एक चलनी यूज़ करते हैं छानने के लिए। उस चलनी में यदि हम फेविकॉल डाल दें तो क्या वो पार निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। या अन्य कोई जेल ले आए उसको डाल दें, क्या वो पार निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। तो यानी ऐसे पदार्थ जो चलनी में रुक जाते हैं, क्रॉस नहीं होते, उन्हें हम कॉलॉइड्स कहते हैं। और जो चलने से होकर के पार निकल जाते हैं उन्हें हम क्रिस्टलाभ कहते हैं। ये किसने बताया था? थॉमस ग्राहम ने। परंतु बाद में क्या हुआ, ये पता चला कि ये कणों पर डिपेंड करता है। किस पर करता है? जिनके कण बहुत बारीक होते हैं वो पार निकल जाते हैं, और जिनके कण मोटे होते हैं वो वहाँ पर रुक जाते हैं। और इनका ये जो नियम था थॉमस ग्राहम का, ये फेल हो गया। बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने विसरण के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा था। देखो बेटा, अब बात करते हैं विलेय कणों। विलेय कणों के आधार पर, विलेय कणों के आधार पर यदि हम इसका वर्गीकरण करें, किसका? विलयनों का। तो देखो, एक तो आता है, पहला आता है वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। वास्तविक विलयन क्या होते हैं? बेटा पहले तो विलयन समझे। विलयन क्या होता है? मैंने कल ही बताया था कि विलयन होता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है? जहां दोनों पदार्थों की अवस्थाएं समान होती हैं, और दूसरी कंडीशन क्या है? एक बार उन्हें मिला दिया जाए तो दोबारा अलग नहीं कर सकते हैं। तो वास्तविक विलयन क्या होते हैं? ये समांगी मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं? समांगी मिश्रण होते हैं। और इनके कणों का जो आकार होता है, किसके कण? विलेय के कण। विलेय के कणों पे चल रहा है ना डिपेंड। तो विलेय के कणों का जो आकार होता है वो 10⁻⁹ मीटर कहें या फिर 1 नैनोमीटर के कम होता है, इससे भी कम होता है। यानी इसके जो कण होते हैं विलेय के, किसका विलेय? वास्तविक विलयन का। वास्तविक विलयन के जो विलेय के कण होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, और ये किसी भी झिल्ली के द्वारा किसी भी
परत के द्वारा आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाते हैं। अब बात करते हैं कॉलाइडी विलयन। कॉलाइडी विलयन, कॉलाइडी विलयन क्या होते हैं? ये विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण, इनके कणों का आकार 10⁻⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻⁶ मीटर तक होता है। और जो ये कण होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, ये चरमपत्र झिल्ली के द्वारा विसरित नहीं हो सकते हैं। यानी हम कहें कि वे विलयन जो विषमांगी मिश्रण बनाते हैं एवं जिनके कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻�6 मीटर के मध्य होता है और जो किसी भी झिल्ली के द्वारा यानी जंतु झिल्ली के द्वारा विसरित नहीं हो सकते हैं, उन्हें हम कॉलाइडी विलयन कहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 आता है निलंबन। निलंबन क्या होता है? निलंबन होता है, ये भी एक विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? विषमांगी मिश्रण, परंतु प्रतीत होता है समांगी मिश्रण जैसा। निलंबन क्या होता है? वास्तव में ये क्या होता है? विषमांगी मिश्रण, और परंतु हमें दिखाई पड़ता है समांगी मिश्रण जैसा। यानी यदि हम इसको अपने नग्न आंखों से देखें, विदाउट माइक्रोस्कोप देखें, तो ये समांगी मिश्रण दिखाई देता है, और जब हम इसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ये हमें विषमांगी मिश्रण दिखाई, यानी विलेय और विलायक दोनों के कण हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। और यहाँ पर जो कणों का आकार होता है वो 10⁻⁻⁶ से अधिक होता है। 10⁻⁻⁶ से अधिक होता है, मीटर में होती है। तो बेटा समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन कहते हैं, विषमांगी को कॉलाइड कहते हैं, और निलंबन दोनों का मिश्रण होता है। होता तो क्या है? विषमांगी, परंतु यदि हमें वास्तव में देखा जाए तो ये हमें समांगी जैसा प्रतीत होता है।